सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म कुंती कुशवाहा बाय एसएसटी में। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। जैसा कि हम क्लास 8 की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, संसाधन और विकास वाली बुक, उसका लास्ट चैप्टर है मानव संसाधन। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। देखेंगे कि मानव संसाधन क्या होता है और इसमें जनसंख्या के वितरण को जानेंगे, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के संगठन के बारे में जानेंगे। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम एकदम विस्तार से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मानव संसाधन कि मानव संसाधन क्या होते हैं। अभी तक आपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन भूमि, मृदा, जल, खनिज होते हैं ना, जिनका मानव क्या करता है, उपयोग करता है। तो क्या ये पता है ये प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं वो संसाधन कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं? क्योंकि उनका मानव उपयोग करता है ना। जब मानव किसी वस्तु का उपयोग करता है तो वो वस्तु क्या होती है, उपयोगी होती है और वह संसाधन कहलाती है ना। तो प्राकृतिक की जितनी भी वस्तु होती हैं उन्हें कौन उपयोगी बनाता है? मानव बनाता है। अगर किसी देश में मानव ना हो, है ना, तो क्या उस देश का विकास पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन के रूप में कौन परिवर्तित करता है? मानव करता है। पृथ्वी प्राकृतिक ने हमें सूर्य का प्रकाश दिया है ना, लेकिन मानव ने उसे क्या किया, ऊर्जा में कन्वर्ट किया, सौर ऊर्जा में कन्वर्ट किया ना। तो मानव क्या करता है, प्राकृतिक की वस्तुओं को अधिक मूल्यवान संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता है। तो मानव क्या होते, संसाधन क्या होते हैं? किसी भी देश के लोग उस देश के क्या होते हैं, मुख्य संसाधन होते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई किसान हो, है ना, कोई शिक्षक हो। अगर वो उस देश के आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे रहा है तो वह क्या है, संसाधन है। ठीक है, और अधिक मूल्यवान संसाधन है उस देश के लिए। तो ये समझ में आया। लोग ही क्या होते हैं, एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। किसी भी देश में जो लोग होते हैं, किसी भी देश का जो विकास होता है, क्या वो लोगों के बिना पॉसिबल है? नहीं है ना। जब उसमें लोग ही नहीं रहेंगे तो उस देश का विकास कैसे पॉसिबल होगा? तो लोग क्या होते हैं, किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक भी तभी संसाधन बनती है जब मानव क्या करता है, उन वस्तुओं का उपयोग करता है। स्वास्थ्य, शिक्षित और कुशल, जो स्वास्थ्य होता है ना मानव का, और शिक्षा होती है, स्किल होती है, तो वो लोगों को क्या बनाती है, अधिक मूल्यवान संसाधन बनाती है। जब लोग क्या करते हैं, शिक्षित होते हैं, है ना, उनके पास स्किल होती है, तो उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं। रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वो काम करते हैं ना, और देश के आर्थिक विकास में अपना क्या देते हैं, योगदान देते हैं। मानव संसाधन हर देश में समान नहीं है। आपको पता होगा कि हर देश में लोग रहते हैं, है ना, हर देश में जनसंख्या है, लोग हैं, लेकिन क्या सभी देश विकसित हैं? क्या सभी देश उसी तरह ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो उस देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। बांग्लादेश में जापान से ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन जापान अधिक विकसित राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या है, शिक्षित हैं, स्वास्थ्य है, उनके पास स्किल है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, रोजगार के अवसर हैं उनके पास, तो वो देश क्या है, अधिक विकसित है। तो मानव संसाधन क्या है, हर देश में समान वितरित नहीं है। जनसंख्या का वितरण देखते हैं कि जो लोग हैं वो विश्व में किस प्रकार वितरित हैं, है ना, किस प्रकार रहते हैं। तो विश्व की जनसंख्या का 90%, अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो उसका 90% भूमि के सिर्फ 30% एरिया में निवास करता है। और विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, अत्यंत असमान है। ये इसमें एक ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि अगर विश्व में 100 लोग रहते हैं, है ना, तो एशिया में कितने लोग हैं और यूरोप में कितने लोग हैं? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, येलो वाले एशिया में रहते हैं, है ना।
और यूरोप में ये रहते हैं, अफ्रीका में। तो सबसे अधिक आपको कहाँ दिख रही है? एशिया में दिख रही है। और सबसे कम लोग कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ठीक है, ये मध्य व उत्तर अमेरिका में रहते हैं और ये उत्तर अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, तो जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो क्या है? अत्यंत असमान है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में एशिया की बात करें, यूरोप तथा उत्तर पूर्वी और उत्तर अमेरिका जो है वहाँ क्या है? अधिक जनसंख्या है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों यानी डेजर्ट, जो अधिक गर्म प्रदेश होते हैं, अधिक ठंडे प्रदेश होते हैं, तो वहाँ क्या होती है? जनसंख्या कम वितरित होती है, वहाँ कम लोग निवास करते हैं। स्वाभाविक है, जहाँ लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी लोग वहीं निवास करेंगे, है ना। जहाँ लोगों के, ये बताओ, जहाँ लोगों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं है ना, भूमि उपजाऊ नहीं है, भूमि घर बनाने के लिए मकान नहीं है, तो लोग जो हैं वो उस स्थान में जाके क्यों रहेंगे, है ना। वही रहेंगे ना जहाँ उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो वहाँ क्या है? बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के भूमध्य रेखा को जानते हैं ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? अधिक जनसंख्या है दक्षिण के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उत्तर में क्या है? अधिक महाद्वीप हैं, तो जहाँ भूभाग होगा, जहाँ भूमि होगी वहीं लोग निवास करेंगे। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग यानी 3/4 75% लोग सिर्फ 2 महाद्वीप में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में। और विश्व के 60% लोगों की बात करें तो वह केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व में कितने सारे देश हैं? लगभग 192 या 94 के आसपास है, लेकिन विश्व की 60% जो जनसंख्या है केवल 10 देशों में निवास करती है, और वहाँ 10 करोड़ से क्या है? अधिक लोग निवास करते हैं, है ना। तो जनसंख्या का वितरण कितना असमान है अगर देखा जाए तो। आगे देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी हम भूमि के एक क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ कितने लोग क्या करते हैं? निवास करते, कितने लोग रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मान लो अगर हम इसे 1 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितने लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं, वही क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, विश्व के औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे विश्व में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या का असमान वितरण है, कहीं कहीं लोग क्या है? अधिक रहते हैं, कहीं कहीं क्या है? कम रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व भी तो कहीं कहीं का अधिक होना चाहिए और कहीं कहीं का कम होना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसे क्या करते हैं? कुल भूमि से कुल जनसंख्या को भाग देते हैं, कुल जनसंख्या में कुल भूमि को क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व तो क्या है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अभी हमने देखा था ना कि भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ क्या है? अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वहीं क्या है? जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। ठीक है, आगे चले। अब देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का जो वितरण होता है उसे मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा भौगोलिक कारक, ठीक है, और दूसरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं।
तो भौगोलिक कारक में सबसे पहले आती है स्थलाकृति। स्थलाकृति यानी क्या होता है, लोग मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। ये बताओ पर्वत पठारों में रहना पॉसिबल है? नहीं, लेकिन मजबूरियों के कारण लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर जनसंख्या की बात करें तो वो कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ खेती होती है ना, उपजाऊ भूमि होती है और उद्योग इंडस्ट्री होती है, तो लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र और चीन का होंगो का मैदान हो गया, इसमें क्या है, अधिक आबादी है। अपना गंगा यमुना का वो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेल्ट है ना, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, वहाँ कितनी जनसंख्या है, तो स्थलाकृति। ठीक है, जलवायु की बात करते हैं। जलवायु भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ की जलवायु क्या होती है, सामान्य होती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो वहाँ क्या होते हैं, लोग अधिक निवास करते हैं। ठीक है, कहाँ, सामान्य जलवायु वाले क्षेत्रों में। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, तो लोग कहाँ रहते हैं, उपजाऊ मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र और होंगो और ये नील नदी के मैदानों में क्या है, घनी आबादी है। ठीक है, जल भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक बसावट होती है लोगों को की, वहाँ क्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है। नदी घाटियों में आपने देखा होगा, नदी घाटियों के आसपास लोग क्या होते हैं, ज़्यादा जाके बसते हैं। ठीक है, और मरुस्थलों में क्या होती है, कम जनसंख्या होती है, डेजर्ट एरिया में, जहाँ रेतीले प्रदेश जो होते हैं। ठीक है, खनिज संपदा क्षेत्रों में भी अधिक जनसंख्या होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स होते हैं तो वहाँ जो खनन होते हैं वहाँ लोगों को काम मिलता है। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होती है, जनसंख्या अधिक निवास करती है। हीरे एवं तेल की खोज के बसावट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होती है, अधिक जनसंख्या होती है। तो ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, भौगोलिक कारक। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होते हैं, जहाँ लोगों को क्या मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, जहाँ इंडस्ट्री होती है। ठीक है, जब इंडस्ट्री होंगी तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो वहाँ क्या होती है, जनसंख्या अधिक होती है। आपने देखा होगा कि गाँव से शहरों की ओर कितना प्रवास होता है। क्यों होता है? क्योंकि शहरों में क्या मिलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, शहरों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होती है, जनसंख्या अधिक होती है। आपने जापान का और भारत के मुंबई, जापान में ओसाका और भारत के मुंबई क्षेत्र जो हैं वो क्या है, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखें सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जो धर्म एवं सांस्कृतिक के महत्व वाले स्थान होते हैं वहाँ क्या होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं। आपने वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ अधिक लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की क्या होती है, धर्म के प्रति मान्यता होती है ना, तो वो लोग जहाँ धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक कारक भी क्या होता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। फिर सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में लोग क्या सोचते हैं कि हमें अच्छा आवास मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, है ना, अच्छी वो शिक्षा व्यवस्था हो, तो उन क्षेत्रों में लोग क्या होते हैं, उन क्षेत्रों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। तो सामाजिक कारक भी क्या है, रोजगार के वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। पुणे इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य होता है एक निश्चित अवधि के दौरान जो लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी एक निश्चित समय में जब लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, आपने एग्जाम्पल से समझो, आपके स्कूल में, ठीक है, जब एडमिशन होते हैं तो कम लोग रहते हैं, है ना, मान लो वहाँ 500 बच्चे हैं, फिर 50 नए बच्चे आ गए और 20 बच्चों का क्या हो गया, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, यानी टीसी ले लिया किसी कारणवश। तो जो
30 बच्चों की जो संख्या बढ़ी है ना, आपके स्कूलों में 530 बच्चे हो गए, तो वो मुख्य रूप से क्या करता है, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन हुई ना, उसी तरह हर देश में क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तित होती है निश्चित समय अवधि में। तो जनसंख्या परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है ना, आपको पता है जनसंख्या क्या होती है, बदलती रहती है, बल्कि समय के साथ इसमें क्या होता है, बदलाव होता है। तो मानव इतिहास में सन 1800 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन 1804 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 1 अरब तक पहुंच गई, और 150 साल बाद कितनी हो गई, 1959 में 3 अरब हो गई, और सन 1999 में 6 अरब। और लगभग अभी हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 8 अरब लोग हैं। तो विश्व की जनसंख्या सोचो 200-300 सालों में इतनी अधिक बढ़ गई है ना। जब इतनी अधिक मात्रा में क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या का बहुत अधिक मात्रा में क्या, बढ़ना। तो इसके कारण देखते हैं, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 कारक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर से जनसंख्या परिवर्तित होती है, मृत्यु दर से और प्रवास के कारण। तो जन्म दर देखते हैं। जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को, यानी इसे हम प्रति 1000 व्यक्तियों में नापते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जीवित जन्मों की संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जनसंख्या के परिवर्तन का एक मुख्य कारण होता है। मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 व्यक्तियों में जो मरने वाले लोगों की, यानी मृतकों की संख्या होती है, उसे बोलते हैं मृत्यु दर। ये भी प्रमुख कारण होता है, ठीक है। और प्रवास, माइग्रेशन, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास। तो जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब भी क्या होती है, जनसंख्या में परिवर्तन, तब भी जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब प्रवास क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो आप्रवास को देखते हैं, जब लोग किसी दूसरे देश से, ठीक है, क्या होता है आप्रवास, जब दूसरे देश या क्षेत्र से आकर किसी देश में बसते हैं तो वो होता है आप्रवास। मान लो कोई व्यक्ति नेपाल से आके भारत में बस गया तो उसे क्या बोलेंगे, आप्रवास बोलते हैं। और उत्प्रवास क्या होता है, जब लोग अपने देश या क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो होता है उत्प्रवास। जैसे भारत से कोई व्यक्ति कनाडा या रूस चला गया, उत्तरी अमेरिका चला गया, तो वो होता है उत्प्रवास। अब जब ये क्या है, बाहरी प्रवास है, आप्रवास और उत्प्रवास। इनके कारण क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है। जब एक देश से लोग दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, यानी उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, वहीं वो परमानेंट रहने लगते हैं, तो क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तन में प्रभाव पड़ता है। अब देश में भीतरी प्रवास भी होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं ना रोजगार के लिए, तो उसमें जनसंख्या के परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब बाहरी प्रवास होता है तो जनसंख्या के परिवर्तन में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। कौन कौन से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। आगे चलें, आगे देखते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट। प्राकृतिक वृद्धि दर को मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को मापा जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके स्कूल में जैसे बच्चों का क्या हुआ, एडमिशन हुआ और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ, ठीक है, तो वो नए बच्चे आए और कुछ बच्चे क्या किए, उन्होंने टीसी ले ली, यानी उन्होंने स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर में भी जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है उससे क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, ठीक है। मान लो 50 व्यक्ति ने जन्म लिया, ठीक है, और 20 व्यक्ति क्या हो गए, मर गए, तो जो 30 व्यक्ति होंगे, 30 लोग होंगे, वो किसमें, प्राकृतिक वृद्धि दर है। ये देश की क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं।
तो ये प्राकृतिक वृद्धि दर क्लियर हुआ। आगे चले, जनसंख्या के संगठन की बात करते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, जनसंख्या संगठन क्या होता है? तो जनसंख्या संगठन मुख्य रूप से एक देश में लोगों की संगठन को, यानी उस देश में लोग कैसे निवास करते हैं। बहुत जगह देखो ना, बच्चे, ठीक है, बड़े, और उनकी क्या होती है, अलग अलग आयु, लिंग, स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें डिवाइड किया जाता है। तो इसी के यही किसके, आयु, ठीक है, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, आय के आधार में जब हम किसी देश के लोगों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं जनसंख्या संगठन, यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जनसंख्या संगठन में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उस देश में कितने वर्ग के कितने आयु के लोग रहते हैं, कितनी स्त्रियां रहती हैं, कितने पुरुष रहते हैं, और कितने उसमें शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, ठीक है, और उनकी स्वास्थ्य कैसा है, और उनके पास आय के अवसर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में, ठीक है। तो ये जनसंख्या संगठन को मुख्य रूप से जनसंख्या पिरामिड में दर्शाया जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड को देखते हैं, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड की डिफिनेशन होती है कि जनसंख्या की आयु एवं लिंग की संरचना को दर्शाने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह होता है जनसंख्या पिरामिड। ये मुख्य रूप से क्या करता है, एक देश में स्त्रियों की संख्या, ठीक है, और पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, ये किसको दर्शाता है, जन्म दर को, और 0 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को दर्शाता है। और ऊपर वाला भाग क्या दर्शाता है, मरने वाले लोगों की संख्या को, और वृद्ध स्त्री पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। अब जो ये ऊपर नीचे के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आश्रित। ये क्या है, आश्रित जनसंख्या है। ये मुख्य रूप से किस पर आश्रित होती है, युवा जनसंख्या पर। क्यों, क्योंकि आपको कौन खिलाता है, आपके पिताश्री ही ना खिलाते हैं, और आपके दादी बब्बा को भी कौन खाना देता है, उनकी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है, आपके पापा मम्मी करते हैं, है ना। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, आश्रित लोग होते हैं, जो मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं, युवा जनसंख्या पर, ठीक है। और ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, रोजगार करते हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड समझ में आया। नीचे वाला क्या दर्शाता है भाग, जन्म दर और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दर्शाता है। ऊपर वाला वृद्ध जनसंख्या को और मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। जिस देश का जनसंख्या जो होता है वो आधार पर मध्य में क्या होता है, चौड़ा होता है, उस देश का आर्थिक विकास क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि जो मध्य वाला भाग होता है, यहाँ होती है मुख्य रूप से 15 से लेकर 65-60 वर्ष के आयु के लोग होते हैं। और ये क्या होते हैं, कार्यरत जनसंख्या होती है ना, जो मुख्य रूप से क्या करती है, रोजगार करती है ना। तो ये क्या होती है, कार्यरत जनसंख्या होती है, ठीक है। आगे चलें, अब हम देखेंगे 3 देशों का जनसंख्या पिरामिड और देखेंगे कि कौन सा देश अधिक ग्रोथ करेगा और कौन सा कम, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखते हैं ये केन्या का जनसंख्या पिरामिड। केन्या के जनसंख्या पिरामिड में ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये आधार पर क्या है, चौड़ा है, यानी जो यहाँ क्या है, जन्म दर अधिक होती है, ठीक है, जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये मिलियन में क्या होता है, जनसंख्या को दर्शाया गया। और ये भारत का जनसंख्या पिरामिड है। भारत के जनसंख्या में देखो ये बीच वाला मध्य का भाग क्या है, चौड़ा है, यानी जो युवा जनसंख्या है वो क्या है, अधिक जनसंख्या कार्यरत है। इसमें ये जितनी मात्रा में जन्म दर हो रही है उससे कम मात्रा में क्या हो रहा है, मृत्यु दर हो रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग क्या दर्शाता है, मृत्यु दर को दर्शाता है। और जो वृद्ध जनसंख्या है, सबसे अधिक जो जनसंख्या पिरामिड, जापान सबसे अधिक विकसित देश क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो कार्यरत जनसंख्या कितनी अधिक है, 15 वर्ष से 65 वर्ष के लोग कितने अधिक हैं, जबकि यहाँ की जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर भी क्या है, बहुत
कम है, लेकिन जो कार्यरत जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। इसीलिए जापान जो है वो विकसित देशों में आता है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या हैं, अधिक विकसित हैं। तो आई होप ये आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपके संसाधन और विकास वाली बुक में जितने भी चैप्टर थे उन्हें हमने पढ़ लिया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स की किताब। ठीक है, तो आई होप आपको ये मानव संसाधन वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और इसके जितने भी टॉपिक्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।